नमस्कार। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अपने इस कोर्स में आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंट सिचुएशंस की समझ बनाएंगे और फिर उसको कनेक्ट करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आसानी से बनाए जा सकते हैं। मैं एक सिंपल सिचुएशन से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा इस चैप्टर को। सपोज कीजिए इस तरह का एक फ्रिक्शनलेस, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल है और इस फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल के एलोंग एक करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड है। ऐसे करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड है जिसके दोनों एंड्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करवा करके और एक करंट फ्लो करवाया जा रहा है। सपोज कीजिए एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड है इसके प्लेन में और उसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और इस हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल पर उस करंट कैरिंग वायर से सर्टेन डिस्टेंस पर एक चार्ज्ड पार्टिकल को, जिस पर चार्ज Q है, अर्थ के फ्रेम के रिलेटिव, ग्राउंड के फ्रेम के रिलेटिव रेस्ट में रखा गया है, रेस्ट में। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उस चार्ज्ड पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगता है। जैसे रेस्ट में रख करके छोड़े थे वैसे ही रेस्ट में वो बना रह जाता है। एक्चुअली अगर उस चार्ज पार्टिकल को हम रेस्ट में रखते हैं तो उस पर ग्रेविटी का पुल mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड और वो अपने वेट से इस सरफेस को दबाएगा, तो इसका एक नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड, और ये दोनों फोर्स n और mg ये दोनों ऐड करके 0 हो जाते हैं। बाकी ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो फ्रिक्शन का फोर्स है नहीं, तो इसके अलावा कोई भी फोर्स अगर लगता उस चार्ज्ड पार्टिकल पर तो वो नेट फोर्स हो जाता, जिसकी वजह से वो चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करता, लेकिन वो रेस्ट में ही बना रहता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उस चार्ज्ड पार्टिकल को इस करंट कैरिंग वायर के पैरेलल सर्टेन वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही उसको कुछ वेलोसिटी देते हैं तो क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि वो करंट कैरिंग वायर की तरफ पुल्ड होने लगता है। वो जिस डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी दी गई थी उधर चलना शुरू करता है, लेकिन वो पैराबोलिक पाथ लेते हुए करंट कैरिंग वायर की तरफ ऐसे जाने लगता है। Why does it so happen? तो इस पूरी कहानी को हम लोग कुछ ऐसे समझेंगे, हमारा सिचुएशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, लेकिन चूंकि हम लोग फिगर वर्टिकल बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं तो दिमाग में आपको ये बात रखनी पड़ेगी कि हम लोग हॉरिजॉन्टल सिचुएशन का स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसे करंट कैरिंग वायर है कैरिंग अ करंट I, और यहां पर पहले हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को रखे थे रेस्ट में, एंड इट वॉज एट रेस्ट एंड इट रिमेन्स एट रेस्ट रिलेटिव टू ग्राउंड। लेकिन जैसे ही इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर देते हैं वायर के पैरेलल, तो अगर इस पर नेट फोर्स 0 रहता तो जितनी वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट किया गया था उतनी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में उसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ये आगे बढ़ता रह जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसका पाथ कुछ इस तरीके का हो जाता है। ये पैराबोलिक पाथ लेते हुए वायर की ओर अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब ये है
कि इस पर कोई फोर्स लगा विच पुल्ड इट टुवर्ड्स दी वायर। तो अब हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं कि ये फोर्स आया कहां से। तो देखिए, जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो करंट कैरिंग कंडक्टर चार्जड नहीं होती है, नेट चार्ज उसके अंदर जीरो होता है। उसके वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस पर जितना नेट पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें उन आयंस के चारों तरफ इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर प्रेजेंट होते हैं कि उन पर नेट निगेटिव चार्ज उतना ही होता है, और नेट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ऑलवेज जीरो रहता है। जब करंट फ्लो कर रही होती है तो उसके हर वॉल्यूम से, वायर का कोई भी छोटा सा वॉल्यूम आप कंसीडर करेंगे तो जितना चार्ज का पर सेकेंड नेट आउटफ्लो होता है, उसके एडजेसेंट वॉल्यूम से उतना ही चार्ज पर सेकेंड नेट इनफ्लो कर जाता है। और कंडक्टर के अंदर कहीं भी पर यूनिट वॉल्यूम में नेट चार्ज जीरो रहता है। हालांकि अगर थोड़ी और बारीकी से आप सोचेंगे तो कंडक्टर के बिल्कुल वॉल के पास चार्ज का थोड़ा एक्युमुलेशन होता है, उस हिसाब से अंदर में थोड़ी नेट चार्ज जैसी स्थिति हो सकती है, और वॉल के पास नेगेटिव चार्ज का एक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बना होता है, बट दोनों मिलाकर के नेट चार्ज जीरो रहता है। तो कंडक्टर के बाहर के किसी पॉइंट पर चूंकि नेट चार्ज जीरो है, करंट कैरिंग कंडक्टर चार्ज्ड नहीं होता है, तो कंडक्टर के बाहर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर इज जीरो बिकॉज नेट चार्ज इज जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता, देखिए फोर्स लगने के लिए कोई ना कोई फील्ड जिम्मेवार होगा, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स तब भी लगाता जब वो चार्ज रेस्ट में था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो Q टाइम्स E होता है और वो ऑलवेज उतना होगा, नो मैटर वेदर द चार्ज इज एट रेस्ट और द चार्ज इज मूविंग। तो जब चार्ज रेस्ट में था तब भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज लगने की वजह हो, फोर्स लगने की वजह होती उस चार्ज पर, तो वो फोर्स तब भी लगाता जब ये चार्ज रेस्ट में था। लेकिन जब ये चार्ज रेस्ट में होता है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, निश्चित रूप से उस फोर्स के लगने की वजह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई और फील्ड है। और जब ये चार्ज मोशन करने लगता है तब इस पर फोर्स लगता है। तो इस पर फोर्स के लगने के लिए कोई एक ऐसा फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है, जो चार्जेज एट रेस्ट पर फोर्स नहीं लगाता है, सिर्फ चार्जेज इन मोशन पर फोर्स लगाता है। एंड दिस फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से दो बातें हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस चार्ज पर फोर्स लगने के लिए जो फील्ड रिस्पॉन्सिबल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड है, नंबर 1। नंबर 2, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया? अगर इस वायर का करंट आप स्विच ऑफ कर दें तो अगेन दिस चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। इसका मतलब कि इस पर फोर्स लगने की वजह मैग्नेटिक फील्ड था, और वो मैग्नेटिक फील्ड शायद प्रोड्यूस हो रहा था इस करंट की वजह से। सो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कोई भी इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये जानकारी इस ऑब्जर्वेशन से मिलती है। और इस चार्ज्ड पार्टिकल पर फोर्स के लगने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, ये जानकारी भी इस ऑब्जर्वेशन से मिलती है। ओके, तो जब
एक ऐसे फील्ड की जानकारी हमें मिली जो चार्जेज एट रेस्ट पर फोर्स नहीं लगाता है, सिर्फ चार्जेज इन मोशन पर फोर्स लगाता है। तो इस फील्ड की और कौन सारी प्रॉपर्टीज इसके पास होती है, इसका हम लोगों ने स्टडी करना शुरू किया और कई एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, और उसके आधार पर डिफरेंट वेलोसिटीज से डिफरेंट डायरेक्शंस में चार्ज को प्रोजेक्ट करके और उस पर लगने वाले फोर्सेस को एनालाइज किया गया, और उसके आधार पर किसी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किसी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन डिराइव किया गया ऑन द बेसिस ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस। और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट किया करते हैं यूजुअली। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में किसी चार्ज पार्टिकल को, ऐसे चार्ज पार्टिकल को जिस पर चार्ज क्यू है, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दें, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगाया जाएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस चार्ज पार्टिकल पर लगाए जाने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन होता है F इज इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B, Q टाइम्स V क्रॉस B। इस एक्सप्रेशन से मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा चार्ज पार्टिकल पर लगाया जाने वाला फोर्स दिया जाता है। यहां आप दो तीन चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर V जीरो हो, मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी गिवन फ्रेम के रिलेटिव, जिस फ्रेम के रिलेटिव वो फील्ड आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, उस फ्रेम के रिलेटिव उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, फोर्स विल बी जीरो। अगर ये जीरो होगा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, एंड देन द फोर्स विल बी जीरो। सो ए मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन अ चार्ज एट रेस्ट इन दैट फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ फोर्स लगाएगा चार्जेज इन मोशन पर। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स, देखिए इसमें V क्रॉस B है, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से जो वेक्टर मिलता है वो दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगाया जाएगा, वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि एक वेक्टर फील्ड है इसलिए उसको एक दिशा होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो भी दिशा है, जो भी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया उस मैग्नेटिक फील्ड में, वेक्टर बी और वेक्टर वी, इन दोनों से 90 डिग्री पर डायरेक्टेड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस चार्ज पार्टिकल पर लगाया जाने वाला फोर्स। व्हाट आई वांट टू टेल, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस डायरेक्शन वाले मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज Q को V वेलोसिटी से हम लोग इधर फेंकते हैं, इधर एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, तो V इधर है, B इधर है, तो V और B का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से जो वेक्टर मिलेगा वो इनके प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, दोनों से परपेंडिकुलर होगा, दोनों पर इंडिविजुअली परपेंडिकुलर होगा। तो V क्रॉस B, राइट हैंड थंब रूल लगा करके निकाल लीजिए, V क्रॉस B इधर, तो जो फोर्स लगेगा वो ऐसा लगेगा, वो V से भी 90 डिग्री पर और B से भी 90 डिग्री पर। तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस चार्ज पार्टिकल पर लगाया जाने वाला फोर्स इन दोनों से 90 डिग्री पर डायरेक्टेड होगा। फोर्स का डायरेक्शन वेक्टर B
और वेक्टर भी दोनों से 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि फोर्स उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से मिलता है, और क्रॉस प्रोडक्ट लेने से जो वेक्टर मिलता है वो दोनों वेक्टर्स पर इंडिविजुअली परपेंडिकुलर होता है। और जब फोर्स V से 90 डिग्री पर होगा, दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू V एज वेल एज इट विल बी परपेंडिकुलर टू B। और जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा होगा, तब उस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स चूंकि V वेक्टर से 90 डिग्री पर होगा, इसलिए F डॉट V विल बी जीरो। F डॉट V विल बी जीरो। F डॉट V इज पावर। Power means work done per second by the magnetic field on the charged particle during its motion. So dW by dt will be zero. That implies dW is zero. That implies integral dW is zero. हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस चार्ज पार्टिकल पर किया गया वर्क जीरो होगा। सो टोटल वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी जीरो। कहने का मतलब कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में बैठाना है अच्छी तरह से, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज्ड पार्टिकल मोशन करता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस चार्ज पार्टिकल पर लगाया जाने वाला फोर्स एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग इंटायर मोशन उसके वेलोसिटी से 90 डिग्री पर होता है। और ऐसा होने की वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस चार्ज पार्टिकल पर किया गया नेट वर्क जीरो होगा। और जब नेट वर्क जीरो होगा तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर हम लोग मान लें कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स ही एकमात्र फोर्स है, तो वो फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा, तो उसके कारण काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगी। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगी मतलब चार्ज पार्टिकल का उस मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड नहीं चेंज करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाया जाता है, उस फोर्स का काम होता है सिर्फ उस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलना। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा चार्ज पार्टिकल पर लगाया जाने वाला फोर्स उसके स्पीड को नहीं बदल सकता है, उसके काइनेटिक एनर्जी को नहीं बदल सकता है, क्योंकि नेट फोर्स चार्ज पार्टिकल पर लग रहा है, इसलिए वो एक्सेलरेट करेगा, उसकी वेलोसिटी बदलेगी, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो सिर्फ डायरेक्शन के बदल जाने से भी बदलेगी। इसलिए वेलोसिटी बदलेगी मतलब उसके मोशन का डायरेक्शन बदलेगा। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा चार्ज पार्टिकल पर लगाया जाने वाला फोर्स चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करवाएगा, लेकिन चूंकि उसके द्वारा चार्ज पार्टिकल पर किया गया वर्क जीरो होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा चार्ज पार्टिकल पर लगाए जाने वाले फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल का स्पीड नहीं बदलेगा, उसका स्पीड अनचेंज रहेगा। उस फोर्स का प्रभाव सिर्फ यह होगा कि वो फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन को बदल पाएगा। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में किसी चार्ज पार्टिकल को जिस पर चार्ज Q है v वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करेंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस चार्ज पार्टिकल पर लगाए जाने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। अगर चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किए हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q v b साइन थीटा। और अगर जिस रीजन ऑफ स्पेस में आपने चार्ज पार्टिकल को फेंका है, प्रोजेक्ट किया है, उस रीजन ऑफ स्पेस में
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा Q टाइम्स E और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा Q टाइम्स V क्रॉस B। तो नेट फोर्स हो जाएगा दोनों का वेक्टर सम। तो नेट फोर्स विल बी गिवन बाय QE प्लस QV क्रॉस B। तो Q को आप कॉमन ले सकते हैं, E प्लस V क्रॉस B। नेट फोर्स का एक्सप्रेशन ये होगा और इसको हम लोग यूजुअली लॉरेंज फोर्स बोला करते हैं, लॉरेंज फोर्स बोला करते हैं। ऑल राइट। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला होता है, जिसको कि वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एसआई ये वेक्टर फील्ड होता है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। जिसको कि सिंबल्स में ऐसे लिखते हैं। तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वेयर इज 1 टेस्ला। और इसके लिए एक यूनिट और लिख सकते हैं हम लोग, न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। तो 1 न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। और एक और प्रचलित यूनिट है इसका गॉस, मैग्नेटिक फील्ड का। और एक गॉस का मतलब होता है 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किसी चार्ज पार्टिकल पर लगाए जाने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब हम लोग एक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करेंगे। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर प्लेस किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस फील्ड में प्लेस्ड उस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर पर कोई फोर्स लगाया जाएगा कि नहीं, और अगर फोर्स लगाया जाएगा तो कितना फोर्स लगाया जाएगा, इसका एक्सप्रेशन हम लोग अभी निकालते हैं, उसकी बात करते हैं। एक कॉन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर है, परपेंडिकुलर, अगर आप कॉपी के प्लेन में फिगर बना रहे हैं और कॉपी के प्लेन से 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड है और इनवर्ड है, गोइंग इनटू इट, तो इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर एंड इनवर्ड्स, मतलब गोइंग इनटू इट, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल ऑफ क्रॉस। ऐसे सिंबल से अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया जा रहा है तो ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये बताएगा। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर एंड इनवर्ड्स। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह के डॉट वाले सिंबल से डिनोट किया जाए तो इसका मतलब होगा कि ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर एंड आउटवर्ड्स, ऐसे फील्ड को ये बताएगा। तो हम निकालना चाहते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग ए स्ट्रेट वायर placed in a magnetic field, placed in a magnetic field। मान लीजिए इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है। कहने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है और इनवर्ड है। ऐसा वाला एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में एक करंट कैरिंग ए स्ट्रेट वायर प्लेस्ड है, जो इस डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है आई। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का एक बहुत छोटा सा लेंथ डीएल कंसीडर करते हैं। डीएल, बहुत छोटा सा लेंथ डीएल कंसीडर करते हैं। जब इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है मींस व्हाट, या करंट हम लोग इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इधर लीजिए उधर लीजिए, मैं कुछ अपने फिगर का सहूलियत देख रहा हूं। तो इस वायर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, आप यहां से यहां के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए होंगे, ये हाई पोटेंशियल पर होगा एंड ये लो पोटेंशियल पर होगा, जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई होगी वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर, जिसके कारण एक करंट फ्लो कर रहा है आई। तो अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर, वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ड्रिफ्ट स्पीड वीडी से, जिसका एक्सप्रेशन पिछले चैप्टर में हम लोग निकाल चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे होंगे इधर। अब एक इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम सोचें, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -e, तो एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज कितना होता है, Q इज व्हाट, -e। E है इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो उसको हमने -e लिख दिया। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिस पर चार्ज है Q v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर फोर्स लगता है Q v क्रॉस b। यहां क्या सिचुएशन है, अगर इस वायर के अंदर ड्रिफ्ट करने वाले किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात सोचें, एक इलेक्ट्रॉन की, तो उस पर चार्ज है Q और वो Vd से ड्रिफ्ट कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा Q v क्रॉस b, तो Q Vd क्रॉस b। अब जरा देखिए Q मतलब क्या, -e Vd क्रॉस b, ऐसा हो जाएगा। और Vd किधर है, करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो Vd इधर होगा, तो Vd क्रॉस b किधर होगा, Vd इधर, और b है इनवर्ड, तो Vd है इधर,
राइट हैंड थंब रूल क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए लगाइए, उसका डायरेक्शन निकालने के लिए। VD है इधर, अब B है इनवर्ड, तो VD क्रॉस B, VD क्रॉस इस फिंगर को कर्ल कीजिए B की तरफ, VD क्रॉस B, फोर्स लगेगा नीचे, लेकिन इस निगेटिव चार्ज के कारण फोर्स का डायरेक्शन उलट जाएगा। मतलब हर इंडिविजुअल ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन पर, हर इंडिविजुअल ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन पर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड। तो नेट फोर्स सबका ऐड हो जाएगा। अब जरा देखिए, सपोज कीजिए कि इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, कंडक्टिंग वायर है तो कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया तो होगा इसका, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और हम लोगों ने कितना बड़ा लेंथ कंसीडर किया है इस वायर का, DL लेंथ कंसीडर किया है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इतना लेंथ का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच का क्या मतलब, पाई आर स्क्वायर के जगह पर A लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, H के जगह पर DL लिखेंगे, इतना वॉल्यूम हो जाएगा इस इनफाइनाइटेसिमल लेंथ DL ऑफ द वायर का। और अगर इस वायर के यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो इतने वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन, n टाइम्स इतना, और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा वायर के DL लेंथ पर लगने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन। तो इस वायर के स्मॉल लेंथ DL पर, और चूंकि हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस डायरेक्शन में अपवर्ड लग रहा है, तो इस पूरे लेंथ DL पर फोर्स अपवर्ड लगेगा, सारे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्सेस ऐड हो जाएंगे बिकॉज दे आर ऑल इन द सेम डायरेक्शन। तो इस पर नेट फोर्स इधर लगेगा DF, और इस DF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DF को एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स माइनस E VD क्रॉस B इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स, और इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं NaDL, जहां N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस NeAVD को एक साथ ले लीजिए, माइनस NeAVD DL क्रॉस B, और इसको जब DL से ये देखिए तो NeAVD इज I, हम लोग रिलेशन निकाले थे बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट, और I के अपोजिट VD का डायरेक्शन होता है, और इस I के साथ जब DL को मिला देते हैं तो करंट तो अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन IDL को वेक्टर माना जाता है, उसको कहते हैं करंट एलिमेंट वेक्टर, और IDL डायरेक्टेड होगा I के डायरेक्शन में, और I डायरेक्टेड है VD के जस्ट अपोजिट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, DF को हम लोग लिख सकते हैं, ये पूरे चीज को ऐसा लिख दें, IDL क्रॉस B, बिकॉज NeAVD इज IDL, और डायरेक्शन के साथ देखें तो माइनस VD के डायरेक्शन में I का डायरेक्शन होगा, और I के साथ DL को ले लेते हैं तो IDL वेक्टर इज कॉल्ड करंट एलिमेंट वेक्टर। तो इस पर फोर्स इधर लगेगा और फोर्स इतना होगा। अब देखिए B है इनवर्ड्स और IDL है करंट के डायरेक्शन में, दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सिंपली हो जाएगा IDLB इस पर्टिकुलर केस में। तो इतना फोर्स लगेगा इस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ DL पर, इतना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा
इस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ डीएल पर, और इस पूरे वायर को ऐसे ही बहुत सारे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ्स के सीगमेंट्स को मिला करके बना हुआ माना जा सकता है, और उन सारे सीगमेंट पर फोर्सेज सेम डायरेक्शंस में लगेंगे, तो उन सब को अगर ऐड कर देंगे तो इस पूरे वायर पर लगने वाला नेट फोर्स आ जाएगा। और स्ट्रेट वायर में एक हमें सहूलियत क्या मिल रही है कि सारे सीगमेंट पर लगने वाला फोर्स चूंकि सेम डायरेक्शन में आएगा, इसलिए नेट फोर्स सिंपली अलजेब्राइक सम हो जाएगा। वेक्टर सम भी लीजिएगा तो अलजेब्राइक सम हो जाएगा, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट करके निकाल ले सकते हैं। तो नेट फोर्स ऑन दी वायर विल बी इंटीग्रल I dl क्रॉस b ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ द वायर। और आप df का भी मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा I dl b या IB टाइम्स dl। और नेट f का अगर मैग्नीट्यूड लिखिएगा तो देखिए, तो कांस्टेंट करंट अगर इसमें फ्लो कर रहा है, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो I और B इंटीग्रल ऑपरेटर के बाहर चले आएंगे, और इंटीग्रल dl विल गिव यू द इंटायर लेंथ ऑफ द वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ILB। तो I करंट कैरी करने वाला कोई L लेंथ का स्ट्रेट वायर अगर B मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो उस पर नेट फोर्स लगेगा ILB। और इस नेट फोर्स की दिशा क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और करंट का डायरेक्शन इन दोनों से 90 डिग्री पर, What happens if this wire is not straight? Suppose this wire is semicircular or it is part of a curve, then how can we get the expression for the force on that current carrying curved wire placed in a magnetic field B? तो ये जो फाइनल रिजल्ट्स हैं कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर पर फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, कर्व्ड वायर पर क्या होगा, तो these final expressions must be kept inside your head very clearly. अगर ये वायर सेमी सर्कुलर है, सपोज दिस वायर इज सेमी सर्कुलर, ऐसा है, this is not the portion of the wire is only this, and it is carrying a current I, and magnetic field is like this, magnetic field is perpendicular to the plane of the figure and inwards going into it, ऐसा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज कीजिए हम इधर एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इधर वाई एक्सिस ले लेते हैं। अब आप क्या करो, यहां से थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के बीच, यहां से थीटा एंगल पर का एक रेडियस कंसीडर करो, और थीटा से थीटा, ये थीटा है, और थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के बीच का ये कंसीडर करो डी थीटा। तो ये जो छोटा सा एलिमेंटल लेंथ मिल गया, ये जस्ट लाइक एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो आई एल क्रॉस बी कैसा हो जाएगा, आई एल तो इधर, आईडीएल अक्रॉस बी इनवर्ड्स, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसा लगेगा डीएफ, और इस डीएफ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई डीएल बी। वैसा ही आप एक एलिमेंट इधर अगर ले लें इस तरफ, यहां से थीटा प्लस डी थीटा के बीच, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा,
इस फोर्स का ये कंपोनेंट और इस फोर्स का ये कंपोनेंट ऐड करके 0 हो जाएगा और दोनों के ये कंपोनेंट्स ऐड करके नेट फोर्स देंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा df साइन थीटा और ये हो जाएगा df कॉस थीटा। और आप सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं कि पूरे सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के ऊपर से कहीं से भी एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ dl का सेगमेंट अगर आप लेंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा और उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो सेगमेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले सेगमेंट के हर इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट में एक वैसा ही आइडेंटिकल एलिमेंट मिलेगा जिन पर लगने वाले फोर्सेस का x कंपोनेंट्स ऐड करके 0 हो जाएगा और उन पर लगने वाले फोर्सेस के y कंपोनेंट्स ऐड करके नेट फोर्स देंगे। तो ये वाला सारा कंपोनेंट तो आप सिमेट्री से देख सकते हैं, दे विल ऐड टुगेदर टू गिव 0 रिजल्टेंट। तो हमें नेट फोर्स ऑन दी वायर निकालने के लिए सिर्फ इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है और ये क्या हो जाएगा, यू कैन जस्ट सी। अगर आप कहीं से भी, आप यहां से ले लीजिए, यहां से ले लीजिए, कहीं से भी अगर आप ये डीएल लेंथ का एलिमेंट है तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा। तो आप देखिए तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। ऐसे आप यहां से विजुअलाइज कर लीजिए, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो छोटा सा इसका प्रोजेक्शन मिलेगा x डायरेक्शन में, ये हो जाएगा dl साइन थीटा और इसको हम लोग लिख सकते हैं dlx, मतलब इस dl वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट ये dlx हो जाएगा। तो टोटल फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रल IB dl साइन थीटा, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ही तो इंटीग्रेट होगा ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ द वायर, और ये हो जाएगा I और B चला जाएगा बाहर और इंटीग्रल dlx, और ये आपको दे देगा हर छोटे छोटे एलिमेंट का एक तरह से इस डायमीटर पर प्रोजेक्शन, और सबका सम ले लीजिएगा तो इस पूरे डायमीटर के बराबर आ जाएगा। तो IB इंटू 2R, तो ये ILB के तरह का आ गया, I और L इतना, मतलब 2IRB। मैं कंक्लूड ये करना चाहता हूं कि अगर सेमी सर्कुलर है या इस तरह का कर्व्ड वायर है तो आप क्या करो, इसके दोनों एंड्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो। अगर सेम इसी मैग्नेटिक फील्ड में इतने लेंथ का स्ट्रेट वायर प्लेस करते, ये कर्व्ड वायर नहीं, इतने लेंथ का स्ट्रेट वायर प्लेस करते, कितने लेंथ का, जितना लेंथ इसके दोनों एंड्स को मिलाने से मिल रहा है, इतने लेंथ का अगर एक स्ट्रेट वायर प्लेस करते और उस स्ट्रेट वायर में उतना ही करंट फ्लो करवाते जितना कि इस कर्व्ड वायर में फ्लो कर रहा है I, उसी दिशा में, इधर से इधर, तो उस स्ट्रेट वायर पर जितना फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जिस दिशा में लगता, इस कर्व्ड वायर पर उतना ही फोर्स उसी दिशा में लगेगा। ये कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं और इसके आगे की बातें जो इस चैप्टर में हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।